लकड़ी के बक्सों में भरकर ड्रोन ट्रकों में लादे गए। ट्रक ड्राइवरों को लोकेशंस दी गई कि ये बक्से फला जगह पहुंचा दो। उन्हें ये नहीं पता था कि बक्सों में क्या है। जब लोकेशंस पे ट्रक लेकर गए तो बक्सों की छत हटी, एक के बाद एक ड्रोन निकलकर बाहर आने लगे। ड्राइवर हैरान, पत्थर मारकर ड्रोन को रोकने की कोशिश की, लेकिन जब तक कुछ समझ पाते 100 से ज़्यादा ड्रोन रूस में अलग अलग लोकेशंस के लिए निकल चुके थे। तड़ातड़ हमले होने लगे। रूस के सैन्य प्रतिष्ठानों से लेकर अलग अलग लोकेशंस पे अलग अलग लड़ाकू विमानों पर। खबर बनी रूस पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन अटैक। खुद में एक बड़ी सैन्य ताकत रूस का एयर डिफेंस धराशायी। और अब जब इस ड्रोन हमले को 24 घंटे से ज़्यादा समय बीत चुका है तो कुछ सवाल लगातार तैर रहे हैं कि कैसे यूक्रेन ने इतना बड़ा अटैक प्लान कर लिया, एग्जीक्यूट भी कर दिया, लेकिन रूस को भनक भी नहीं लगी। रूस के अंदर रहकर उनको ही चकमा देने वाला कौन है और अब व्लादिमीर पुतिन क्या जवाब देंगे? पीस टॉक्स का क्या हश्र होगा? इन सब सवालों के जवाब खोजेंगे। नमस्ते, हम हैं सिद्धांत और आप देख रहे हैं ललन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। Brought to you by Sharda University, Sensodyne K and Candid. Where the software engineer meets the cool UI UX designer, the world comes together at Sharda University. कुछ ही दिन पहले की बात है जब यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलने व्हाइट हाउस पहुंचे हुए थे। तब वो वीडियो सामने आया था जिसमें ट्रंप और उनके डिप्टी जेडी वांस उन्हें सबके सामने लगभग जलील कर रहे थे और ये सब लाइव टेलीकास्ट हो रहा था। यूक्रेन की फजीहत हुई। दूसरी तरफ पश्चिमी देशों के सख्त सैंक्शंस ने रूस की इकॉनमी पर दबाव तो डाला, लेकिन वो यूक्रेन पर एक के बाद एक बड़े हमले करता ही रहा। जंग में यूक्रेन की हालत ऐसी हो रही थी कि न तो वो पीछे हट पा रहा था, न रूस को हरा पा रहा था। लेकिन यूक्रेन के इस ड्रोन अटैक ने जंग का पूरा स्पेक्ट्रम बदल के रख दिया है। SLS और पैराबेन गॉन, तो इसका करंट ऑन। व्हाट देन? इसके पोटेशियम आयंस करी टूट का करंट गॉन, लाइव का करंट ऑन। यूक्रेन को वैसी बढ़त मिलती दिख रही है जैसी उसने 2024 में कुर्स्क क्षेत्र में रूस के खिलाफ ऑपरेशन चला के हासिल की थी। दूसरी तरफ रूस इस समय भारी नुकसान में दिख रहा है। एक एक करके बताते हैं। एयरक्राफ्ट Tu-95 ये सोवियत के समय का स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है। इसे रूस आज भी इस्तेमाल करता रहा है। ये लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलें दाग सकता है। हर Tu-95 विमान 16 क्रूज मिसाइलें ले जा सकता है। भले ही ये पुराना है, फिर भी रूस की लंबी दूरी तक हमला करने वाले बॉम्बर्स फ्लीट का हिस्सा है। पिछले हफ्ते ही रूस ने इसे यूक्रेन में अटैक करने के लिए इस्तेमाल किया था। अब यूक्रेन ने ड्रोन अटैक करके इसे उड़ा दिया है। दूसरा विमान जिसका रूस को नुकसान हुआ वो है Tu-22M3। यह सुपरसोनिक बॉम्बर है जो KS-22 क्रूज मिसाइलें ले जा सकता है और सामान्य के साथ साथ परमाणु हमलों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। A-50 ये एक एवैक यानी एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम एयरक्राफ्ट है। इसका काम है एयर डिफेंस को ढूंढना, मिसाइल स्ट्राइक में कोऑर्डिनेशन और फाइटर एयरक्राफ्ट को गाइड करना। रूस के पास 10 से भी कम A-50 विमान काम कर रहे हैं। हर विमान की कीमत लगभग $350 मिलियन यानी लगभग 2900 करोड़ रुपए है। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। अब इन तीनों में Tu-95 और A-50 ऐसे बॉम्बर्स हैं जिन्हें सोवियत संघ के कोलैप्स होने के बाद से कभी बनाया ही नहीं गया। ये अपने आप में इकलौते थे जो शायद ही दोबारा बनाए जाएं, क्योंकि पुराने इंजनों को बनाने के लिए खास कलपुर्जे जो चाहिए अब आसानी से नहीं मिलने वाले। नए सिरे से प्रोडक्शन, नए सिरे से डिजाइन, नए सिरे से प्लानिंग, सब कुछ नया अपडेट और साथ ही नई ट्रेनिंग भी। अब ये तो बात हो गई रूस के नुकसान की। अब ये जान लेते हैं कि ये नुकसान हुआ कैसे, रूस से चूक हुई कहां। बीबीसी में छपी रिपोर्ट के मुताबिक ड्रोन लदे ट्रक्स लेकर ड्राइवर जब लोकेशन में पहुंचे तो उनमें से किसी को भी नहीं पता था कि अंदर क्या है। उन्हें इस बात का अंदाज भी नहीं था कि वो लेकर क्या जा रहे हैं। अचानक लॉरी की छत खुलती है और ड्रोन्स बाहर निकलते हैं। तब जाकर खेल उन्हें कुछ समझ में आता है, लेकिन तब तक तो देर हो चुकी थी। पत्थर चलाकर ड्रोन्स गिराने की कोशिश की। जाहिर है कि कोशिश नाकाम रही, क्योंकि पत्थर एक प्रभावी एयर डिफेंस सिस्टम जाहिर सी बात नहीं होता। लेकिन जो प्रभावी हो सकता था रूस का, वो एयर डिफेंस सिस्टम कैसे फेल हो गया। CNN में प्रकाशित नताशा बर्ट्रैंड की रिपोर्ट रूस से हुई कुछ गलतियों का जिक्र जरूर करती है। इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है? पहली चूक कि रूस के रडार और एयर डिफेंस सिस्टम इस तरह अचानक और जमीनी स्तर पर हुए हमले के लिए तैयार नहीं थे। ऐसे हमलों को रोकने के लिए सबसे असरदार तरीका है भारी मशीन गन का इस्तेमाल करना, जो आमतौर पर रूस काला सागर में यूक्रेन के सी ड्रोन के खिलाफ
करता रहा है। लेकिन ये मशीन गन शायद उन एयरबेस पे मौजूद नहीं थी या जल्दी तैनात नहीं की जा सकती थी, संभवतः इसलिए क्योंकि रूस ने इस तरह के हमले की उम्मीद ही नहीं की थी, न ही उनके पास ऐसा कोई इंटेलिजेंस इनपुट था। जबकि आपको याद होगा कि भारत ने हाल ही में पाकिस्तान के बैक टू बैक ड्रोन अटैक्स को प्रभावी तरीके से नाकाम किया था। उसमें एयर डिफेंस गन और बेहतर वॉर स्ट्रेटजी की बड़ी भूमिका थी। हालांकि रूस का यूक्रेन पर अटैक पाकिस्तान के अटैक से थोड़ा अलग है। रूस ने ट्रोजन अटैक किए हैं, माने दुश्मन के क्षेत्र में घुसकर अटैक करना, न कि लंबी दूरी से अटैक करना। अब चूंकि भारत का जिक्र आया तो यह भी जान लेते हैं कि भारत इस तरह के खतरे के लिए कितना तैयार है। ये तो संभव है, कोई भी कर सकता है इस तरह के अटैक, और इस तरह के अटैक को रोकना बड़ा मुश्किल काम होता है। लेकिन अटैक से पहले ये देखना पड़ता है कि इसका रिपरकशन क्या होगा, जवाब क्या होगा। तो इतना मैसिव होगा कि पाकिस्तान उसको झेल पाएगा, मुझे नहीं लगता। अगर पाकिस्तान ने इस तरह का अटैक किया या कोशिश की, हमारे यहाँ तो वो अटैक तो उनका बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था, इसलिए कि काफ़ी अंदर जाके उन्हीं ने किया। हमारे तो बॉर्डर मिलते हैं, बॉर्डर से मिले हुए बहुत से शहर हैं, एयर बेसेस हैं कई, एक मिलिट्री छावनी है कश्मीर के अंदर भी, पंजाब के अंदर भी, और फिर उसके अलावा दिल्ली आ जाता है, राजस्थान, और वो बहुत करीब है, तो वो बॉर्डर से भी कर सकते हैं। लेकिन ये कि फिर उसके बाद पाकिस्तान में क्या कोई एयर स्पेस या एयर बेस बच पाएगा? भारत तो उसका जो जवाबी हमला होगा वो बहुत सख्त होगा। इसलिए मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान इस तरह की जरूरत उसको नहीं करनी चाहिए, वो ये बात सोचता हूँ। दूसरी बात ये कि यूक्रेन ने जो कुछ भी किया उसको पूरी सपोर्ट, हर तरह की मदद यूरोपियन यूनियन के जो देश हैं वहाँ से मिल रही थी। वो उनके बिहाफ पे लड़ रहा है, वो खुद ही कहता है कि मैं ये युद्ध जो लड़ रहा हूँ यूरोप के लिए लड़ रहा हूँ, और फिर उसके बाद उनको इस बात की तो फिक्र है नहीं कि उसका रिपरकशन क्या होगा। अब रशिया जिस तरह का करेगा वहाँ पे अपना इसके जवाबी हमला, वो बहुत भयानक होगा। वापस आते हैं रूस के एयर डिफेंस पे। सवाल उठ रहे हैं कि ड्रोन अटैक के दौरान रूस का वो फेमस S-400 क्या कर रहा था। देखिए, ये सिस्टम 400 किलोमीटर की दूरी तक एयरक्राफ्ट, ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल जैसे खतरों से निपटने में सक्षम है। ये एक समय में 600 किलोमीटर की दूरी से 300 खतरों को एक साथ ट्रैक कर सकता है। रूस में से ट्रक पे लगाया जाता है। इसे कभी भी अपने इलाके के अंदर से लॉन्च किए गए कम ऊंचाई वाले या नजदीकी हमलों के लिए डिजाइन नहीं किया गया था। कुल मिलाकर यहां एयर डिफेंस सिस्टम में ज्यादा गलती इंटेलिजेंस एजेंसी की मानी जा रही है, क्योंकि ड्रोन्स सीमा के अंदर से फायर हुए और इंटेलिजेंस ऑफिसर्स इसे भांप पाने में चूक गए। यूक्रेन ने अभी ये तो बहुत साफ तौर पे नहीं बताया कि ड्रोन्स वाले ट्रक सिक्योरिटी से बचकर सीमा पर पहुंचे कैसे, लेकिन बतौर रूसी मीडिया ये काफी आसान था। रूसी टेलीग्राम चैनल बाजा और एस्ट्रा ने बताया कि ये ट्रक एक यूक्रेनी आदमी ने खरीदे थे जो रूस में रहता था। उसने 4 ड्राइवरों को पैसे दिए और उन्हें ट्रक लोकेशन पे पहुंचा दिए। ना तो रूस की और न ही यूक्रेन की सरकार ने इसकी पुष्टि की, लेकिन रूस की सरकारी खबर एजेंसी RIA का कहना है कि इरकुत्स्क इलाके में एक आदमी को खोजा जा रहा है जिस पर शक है। हालांकि यूक्रेन सिक्योरिटी सर्विसेज ने कहा कि ऑपरेशन में काम करने वाले लोग हमला शुरू होने से पहले ही सुरक्षित यूक्रेन लौट चुके थे। खैर, अब ये तय नजर आ रहा है कि इस जंग के खत्म होने के आसार फिलहाल नहीं है। 2 जून को रूस और यूक्रेन के डेलीगेशन के बीच इस्तांबुल में बैठक हुई। दोनों देश सीज फायर को लेकर किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे, लेकिन कुछ शर्तें सामने आई। रूस ने एक दस्तावेज दिया है जिसमें सीज फायर की शर्तें बताई है। पहली शर्त, क्रीमिया, दोनेत्स्क, लुहांस्क और जापोरिजिया और खेरसोन को रूस का हिस्सा माना जाए। दूसरी शर्त, यूक्रेन उन इलाकों को छोड़ दे और दुनिया भी इसे रूस के हिस्से के तौर पर मान्यता दे। यूक्रेन को न्यूट्रल देश बनना होगा, यानी वो नेटो का हिस्सा नहीं बनेगा। चौथी शर्त, या तो यूक्रेन पूरी तरह से अपनी सेना पीछे कर ले, या फिर यूक्रेन युद्ध के दौरान किसी भी तरह की सैन्य मदद लेना बंद कर दे और युद्ध खत्म होने तक चुनाव करवा दे, युद्ध कानून भी हटा ले। रूस ने कुछ हिस्सों में 2 से 3 दिनों के लिए युद्ध विराम का भी सुझाव दिया है ताकि मृत सैनिकों के शवों को इकट्ठा किया जा सके। दूसरी तरफ यूक्रेन ने भी कुछ शर्तें रख दी हैं। सबसे पहले कंप्लीट सीज फायर हो, सभी यूक्रेनी बंदियों को वापस किया जाए, रूस और यूक्रेन के शीर्ष नेताओं की मीटिंग हो, चाहे तो अमेरिका के राष्ट्रपति भी शामिल हो सकते हैं।
यूक्रेन जो है वो यूरोपियन यूनियन और नेटो में शामिल होने की मंशा रखता है। रूस फिर से हमला न करे इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय समूह का हस्तक्षेप हो। यूक्रेन रूस पर लगे प्रतिबंध हटाने को तैयार है, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो फिर से प्रतिबंध लगाएगा। यूक्रेन चाहता है कि शांति समझौते के बाद उसकी सेना पर कोई पाबंदी न हो। यूक्रेन नहीं चाहता कि रूस के कब्जे वाले उसके हिस्सों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रूस का हिस्सा माना जाए। यूक्रेन रूस से नुकसान की भरपाई भी चाहता है। दोनों देश अपनी अपनी शर्तों पर टिके हैं। ऐसे में क्या कभी सीज फायर पर बात बन पाएगी? क्या इस्तांबुल पीस टॉक औपचारिकता मात्र रह गई है? इस पर एक्सपर्ट की बात सुनते हैं। दोनों ने मैक्सिमलिस्ट पोजीशन लिया है। दोनों अपनी मांग को मनवाने के लिए जो भी उनकी शर्तें थी युद्ध के पूर्व वो करना चाहते हैं। चाहे यूक्रेन वो मानता है कि जितने भी भूमि अधिग्रहित की गई है वो वापस की जाए। दूसरा जो क्राइमिया है उसको वापस किया जाए, यूक्रेन की मांग है। रूस ये हमेशा कहता है कि हम ये जो भूमि अधिग्रहित की गई है उसको हम वापस नहीं करेंगे। दूसरा, रूस की जो नई शर्तें हैं या पुरानी शर्तें जो भी थी उसमें नेटो को उसको मेंबर नहीं बनने देना है, उसके एक्सपेंशन नहीं होने देना है उसकी सेना का, और विदेशी जो उसको सपोर्ट मिलते हैं वो बंद करना है। तो ये तीनों चीज वो पहले से बोलता है और वो अभी भी वो दोहरा रहा है इतने दिनों के बाद भी। तो इस कारण चलते सीज फायर एक बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस है, और इस्तांबुल पीस प्रोसेस में मुझे नहीं लगता कि इमीडिएट अगले 90 दिन में, अगले 120 दिन में कोई बहुत बड़ी चेंज होगा। लेकिन ये अच्छी बात है कि बातें हो रही हैं और कुछ चीजों पर अग्रीमेंट हो रहा है। अब अगर पीस टॉक्स अभी सफल नहीं हो पाती तो नजरे पुतिन पर ड्रोन हमले का जवाब क्या आएगा? अब 2 जून को रूस ने यूक्रेन के पूर्वी इलाकों में जमकर गोलीबारी की। अलग अलग इलाकों में करीब 5 लोग मारे गए हैं और कई लोग घायल भी हैं। यूक्रेन भी जवाबी कार्रवाई में शेलिंग कर रहा है। रूस के कब्जे वाले जापोरिजिया में यूक्रेन की गोलाबारी से बिजली गुल हो गई है। हाई वोल्टेज डिवाइस भी खराब हो गए हैं। रूस समर्थक ब्लॉग और चैनल तो परमाणु हमले तक की मांग कर रहे हैं। एक रूसी टेलीग्राम चैनल द्वामायोरा ने लिखा कि हमला परमाणु हमला करने का एक कारण बन सकता है। रूसी राजनीतिक विश्लेषक सर्गेई माकोव ने रूस के सरकारी अखबार में लिखा कि यह हमला परमाणु जवाब के लायक है। इस पर हमने एक्सपर्ट से बात की, पूछा कि क्या एक खतरा पैदा हो गया है, न्यूक्लियर हथियार दागे जाएंगे। सुनिए उन्होंने क्या बताया। परमाणु हमला वो एक लास्ट रिजॉर्ट होता है किसी भी युद्ध का, और जितने भी देश हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन है वो बहुत इसको रिस्पॉन्सिबली इस्तेमाल करते हैं। ये कोई मोर्टार नहीं है या कोई रॉकेट नहीं है या मिसाइल नहीं है जिसको गाहे बगाहे यूज किया जाए, और ये लास्ट वेपन ऑफ लास्ट ऑफेंस कहते हैं। और इसीलिए इसको वेपन ऑफ डिटरेंस भी कहा जाता है कि प्रतिरोधक एक क्षमता है इन राज्यों के पास कि वो कन्वेंशनल वॉर्स में अगर हारने लगे तब उसका इस्तेमाल करें, या दूसरा उन पर न्यूक्लियर अटैक किया जाए तब इस्तेमाल करें। और ऐसी कोई स्थिति नहीं है। जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उनमें से अगर 33% उनकी स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स को खत्म किया गया है तो वो उनकी क्षति हुई है, ये स्वीकार किया था। लेकिन उसके चलते न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल किया जाए, मुझे नहीं लगता है। ये रूस भी सोचता होगा, ये एक पॉस्चरिंग है जो रूस पहले से भी कर रहा है। दिमित्री मेदवेदेव पहले भी कह चुके हैं, पुतिन उसका हमेशा हिंट करते रहते हैं। मुझे नहीं लगता है कि इसके चलते कोई न्यूक्लियर अटैक संभव है। इस खबर से जुड़े जो नए अपडेट्स हैं वो संक्षेप में एक बार जान लेते हैं। यूक्रेन ने क्रीमिया को रूस से जोड़ने वाले केर्च पुल पर तीसरी बार हमला किया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि धमाका पानी के नीचे हुआ है। यूक्रेन सिक्योरिटी सर्विस के मुताबिक धमाका सुबह 4:45 बजे किया गया। एसबीयू ने दावा किया कि इस ऑपरेशन की तैयारी कई महीने से चल रही थी। केर्च पुल के नीचे 1100 किलो TNT विस्फोटक पानी के नीचे लगाए गए, उसके बाद धमाका किया गया। इससे पुल को सपोर्ट देने वाले पिलर को भारी नुकसान पहुंचने की खबर आ रही है। फिलहाल पुल पर आवाजाही को रोक दिया गया है। रूस क्रीमिया में अपनी सैन्य आपूर्ति के लिए काफी हद तक इस पुल पर निर्भर है। सैनिकों के लिए रसद भी इसी पुल से जाता है। अगर ये पुल टूटा तो यूक्रेन को क्रीमिया वापस पाने की लड़ाई में ताकत मिल सकती है। बड़ी खबर सेगमेंट यही तक। अब सुर्खियों की बारी। पहली सुर्खी, अमेरिका में भारत और पाकिस्तान के डेलीगेशंस का फेस ऑफ हो सकता है। भारत ने तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही कई देशों में अपना डेलीगेशन भेज रखा है। मकसद पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद को बेनकाब करना, और वहीं पाकिस्तान ने भी भारत की देखा देखी अमेरिका में एक डेलीगेशन भेजा है। मकसद पाकिस्तान कब्जे वाले कश्मीर को लेकर प्रोपेगेंडा फैलाना। पाकिस्तान डेलीगेशन में वहां के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी,
हिना रब्बानी खार और खुर्रम दस्तगीर खान शामिल हैं। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के निर्देश पर यह डेलीगेशन 2 जून से न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी, लंदन और ब्रुसेल्स के दौरे पे है। इसी कड़ी में 3-4 जून को जब यह डेलीगेशन वाशिंगटन डीसी में रहेगा तो उसी दौरान वहां पे भारत का भी एक ऑल पार्टी डेलीगेशन मौजूद रहेगा, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं कांग्रेस सांसद शशि थरूर। थरूर के नेतृत्व वाला डेलीगेशन ब्राजील, पनामा, कोलंबिया और गयाना की यात्रा के बाद 3 जून को वाशिंगटन पहुंच रहा है। अगली सुर्खी इजराइल हमास जंग से। आप जानते हैं कि बीते दिनों गजा से खबर आई कि ह्यूमैनिटेरियन एड मांगने आए आम फिलिस्तीनियों को गोली मारी गई। आरोप लगा इजरायली डिफेंस फोर्स यानी आईडीएफ पे। अब इसी पर यूनाइटेड नेशंस जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुतेरेस ने चिंता जाहिर की है। क्या कहा है? 3 खास बातें। पहली, निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच होनी चाहिए, जो जिम्मेदार हैं उन्हें सजा मिलनी चाहिए। दूसरी, गजा के हालात देखते हुए इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ के तहत इजराइल वहां इंटरनेशनल मदद को बेरोक टोक पहुंचने दे। तीसरी, मैं कई बार कह चुका हूं कि इस जंग का कोई सैन्य समाधान नहीं है, सारे बंधकों को बिना शर्त छोड़ा जाए, यही एक रास्ता है जिससे सभी के लिए सुरक्षा सुनिश्चित हो सकती है। इजराइल गोलाबारी के आरोपों को लगातार नकारता रहा है, कहता रहा है कि हमास ही फिलिस्तीनियों पर गोली चलवा रहा है ताकि वो मदद का लाभ न ले सकें। अगली सुर्खी पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से, जहां एक फेमस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सना यूसुफ की उनके घर में ही गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना 2 जून की शाम की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसी दिन उनका 17वां जन्मदिन था। इसी मौके पर एक अज्ञात शख्स घर में घुसा और सना पे हमला कर दिया। पुलिस की प्राथमिक जांच से पता चला कि हमलावर सना का परिचित था। घटना के बाद सना की मां ने इस्लामाबाद के सुंबल पुलिस थाने में FIR लिखवाई। इसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी। पाकिस्तान के समा टीवी के मुताबिक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। वो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक शुरुआती जांच से पता चला है कि हत्या के पीछे कोई पारिवारिक रंजिश थी। सना यूसुफ सोशल मीडिया पे काफी फेमस थी। कॉमेडी, लाइफस्टाइल और कल्चरल अवेयरनेस से जुड़ी पोस्ट करती थी। टिकटॉक पर उनके 7.25 लाख, इंस्टाग्राम पर 5.25 लाख के आसपास फॉलोवर थे। पाकिस्तान में महिला टिकटॉकर की हत्या का यह पहला मामला नहीं है। पिछले साल पंजाब के खुशाब जिले में टिकटॉकर इकरा आजम की उनके ही रिश्तेदार ने कथित तौर पर हत्या कर दी थी। वहीं इसी साल जनवरी में क्वेटा में एक लड़की को टिकटॉक वीडियो बनाने के कारण उसके घर वालों ने मार दिया था, जिसकी पहचान 15 साल की हीरा अनवर के रूप में हुई थी। दिन भर की अन्य जरूरी खबरें ललन टॉप न्यूज रूम से। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना पर मानवता के खिलाफ अपराध से जुड़े आरोपों में ट्रायल शुरू हो गया है। देश के इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल यानी ICT में 1 जून को इन आरोपों को औपचारिक तौर पर दर्ज किया गया है। 12 मई को ट्रिब्यूनल की जांच एजेंसी ने हसीना के खिलाफ अपनी जांच रिपोर्ट सौंपी थी। इसमें जुलाई 2024 में आंदोलन के दौरान मानवता के खिलाफ अपराधों के 5 आरोप लगाए गए थे। रिपोर्ट के मुताबिक आंदोलन के दौरान 1500 से अधिक लोग मारे गए और 25,000 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। आज की दुनिया यहीं तक। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, देखते रहिए ललन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।